नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले में बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डुमरियागंज, इटावा, बासी और शोहरतगढ़ में हेलीकॉप्टर से बाढ़ की समस्याओं को देखा है। साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करी है। सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित करी, उनसे समस्याओं की जानकारी ली। सीएम ने जिलों में एक एक सीनियर आईएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात करने के लिए निर्देशित किया है। अधिकारी हर जिले में 4 से 5 दिनों तक कैंप लगाएंगे और तमाम जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। और रिपोर्ट किसको देंगे? ये रिपोर्ट सीधे सीएम को सौंपी जाएगी। एक नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। उसे बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते हुए संभावित बीमारियों से बचाव के लिए अभी से तैयारी हर एक स्तर पर प्रारंभ हो। यहाँ पर संतोषजनक ढंग से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं कि जितने भी बाढ़ पीड़ित यहाँ पर आए हैं, प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वे सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाएं। जहां घरों के अंदर पानी आ गया है, उन सभी पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थल किसी शरणालय में लेकर के उन्हें वहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया था। जिन परियोजनाओं में 23 परियोजनाएं यहाँ जनपद के लिए हम लोगों ने स्वीकृत की थी, जिनमें से 9 परियोजनाएं अब तक पूर्ण हो चुकी हैं, जिनसे बाढ़ राहत का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ पर उससे बचाव में काफी मदद हुई। बाकी 6 परियोजनाओं का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसमें काफी प्रगति है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज दिन की शुरुआत सीएम ने बलरामपुर जिले से की, जहां पर उन्होंने देवीपाटन में मां की पूजा करी, मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गायों को चारा भी खिलाया। तो वहीं दूसरी तस्वीर गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी अपने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आए हैं। सीएम ने आपको बता दें कि गुरु महंत अवैद्यनाथ का आशीर्वाद भी लिया है। गौतम बुद्ध नगर में सुपरटेक ट्विन टावर के अवैध निर्माण के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। उन्होंने तत्काल ही इस पूरे मामले के लिए विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में गठित एसआईटी ने जांच का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि नोएडा विकास प्राधिकरण की मिली भगत से सुपरटेक लिमिटेड के अवैध रूप से बनाए गए 40 मंजिला 2 टावरों को ध्वस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी ने बैठक किया। इस बैठक में जांच के बिंदुओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और उसकी दिशा भी तय की गई है। ये बड़ा मामला गौतम बुद्ध नगर का है, इसलिए अब ये विशेष जांच दल शनिवार रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को वहां जाएगा। वहां संबंधित पत्रावली देखने के लिए ही प्राधिकरण के अफसरों से एसआईटी बात करेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने अलीपुर में राजीव शुक्ला के आवास पर वो पहुंची, जहां उन्होंने उनकी स्वर्गीय माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, शोक संवेदना प्रकट करी। इसके बाद उन्होंने करीबन 12:30 बजे जगदीशपुर ट्रोमा सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेती भी स्मृति ईरानी नजर आई हैं। केंद्रीय मंत्री का दौरा लगातार जारी है। आप टीवी स्क्रीन पर एक साथ कई सारे कार्यक्रमों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। स्मृति करीबन 6:30 बजे गौरीगंज में अजय अग्रवाल के आवास पर जाएंगी और वहां से रात्रि विश्राम के लिए एएचएल गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी। 5 तस्वीरें, दौरा 2 दिवसीय है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है और यह आंदोलन कई महीनों से जारी है। इस आंदोलन को गति देने के लिए, धार देने के लिए और सरकार के खिलाफ आवाज को मजबूती देने के मकसद से रविवार यानी कि 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत आयोजित होने जा रही है। किसानों की महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकन्नी है।
किसानों की महापंचायत में भारी भीड़ इकट्ठा होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई हैं। किसानों की महापंचायत को लेकर हापुड़ में डीएम ने 3 मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। 3 सेक्टरों में जिले को बांटा गया है। तो वहीं हापुड़ डीएम ने 5 सितंबर को जिले की समस्त शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को लेकर पुलिस ने सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है। इस खबर के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पवन अग्रवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? पूरी तैयारियां महकमे की तरफ से पुख्ता कर ली गई हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पार्किंग ऐसा कहा जा रहा है पवन की जो कार्यक्रम स्थल है वहां से 2 किलोमीटर दूर बनाई गई है। मेहमान हमारे साथी मत बना जाए। दूसरा, जो मोटरसाइकिल सितंबर की किसान से हाथ जोड़कर निवेदन है, सुरक्षा व्यवस्था मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद नौजवान खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आप मेरे पीछे ये भीड़ लगातार आप और इन लोगों के लिए ठहरने खाने पीने की व्यवस्था किसान यूनियन द्वारा की गई है। यह लगातार सैकड़ों संख्या में लंगर, भंडारे, मेडिकल कैंप और मोबाइल वैन लगाई गई है। लगातार जो पंडाल के अंदर कुछ कारें खड़ी हैं, करीब लगाई गई है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में लगातार जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि कल इस बात की आशंका है कि 5 लाख से ज्यादा किसान जुटेंगे महापंचायत में। तो उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए सियासी संग्राम जारी है। कोई सियासी यात्रा कर रहा है तो कोई सियासी सम्मेलन, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, आगामी चुनाव। बीजेपी भी अब बसपा के ही तर्ज पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी की है। संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक झोंकने की प्लान संवाद स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे ऐसे वर्ग जिसमें शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार शामिल हैं, इन सभी से संवाद स्थापित करने की कोशिश होगी। बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए लोगों की नाराजगी समझना चाहती है, क्योंकि कोरोना काल और पिछले 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी सरकार से कुछ लोग खुश हुए तो कुछ नाराज भी हुए हैं। सरकार और संगठन अब इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए इसी का पता करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए फीडबैक भी लेगी। हर चुनाव से पहले बीजेपी ने फीडबैक लेने का सिस्टम तैयार किया है। इसके बाद इन सभी फीडबैक को कंपाइल करके उसमें से कॉमन पॉइंट या जिनमें ज्यादा जनता प्रभावित हो रही हो उसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी के इस सम्मेलन का मकसद प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर अमली जामा पहनाने का है। साथ ही उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने के लिए बदमाशों के एनकाउंटर, उनकी संपत्ति को कुर्क करने जैसा मुद्दा भी उठेगा। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर का जिक्र भी इन सभाओं में खूब गूंजेगा। मुद्दे होंगे, मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ में कोशिश ये कि जनता की नब्ज टटोली जाए। अब देखना ये होगा कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा की तैयारी में कितनी ताकत मिल पाती है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बाबा काशी विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद दिनेश शर्मा, आपको बता दें कि मैदागिन क्षेत्र बुलानाला स्थित नमामि गंगे के काशी क्षेत्र के संयोजक मार्कंडेय प्रसाद वर्मा के परिजनों से मुलाकात करते नजर आए। दिनेश शर्मा ने वाराणसी के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता भी करी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जमीन पर काम करना सीएम योगी और हमारी सरकार से सीखें। तो वहीं उन्होंने फिरोजाबाद में बच्चों की हो रही मौतों पर डिप्टी सीएम ने कहा
कि मौत कहीं भी हो दुखद होती है। बच्चों के लिए हम संवेदनशील हैं और अगर हालात खराब होते हैं तो हम स्कूलों को बंद करने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए कोरोना के आरक्षित बेडों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और भरोसा दिलाया कि हम इसे रोकने में अवश्य सफल होंगे। कार्यक्रम हमारे पास चेहरा भी है, चरित्र भी है और कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबने काम किया है और जिस प्रकार से सुदृढ़ता के साथ में उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है और भविष्य में करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं समझता हूं इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कल मथुरा में फरहत क्षेत्र के गांव कोह का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान ऊर्जा मंत्री गांव में फैल रहे डेंगू बुखार और वायरल बुखार को लेकर ग्रामीण और स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा भी कर सकते हैं और इससे निपटने के लिए उचित दिशा निर्देश भी देंगे। आपको बता दें कि जनपद में अब तक इस घातक बुखार से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने चिकित्सा क्षेत्र का जायजा लिया है। इस दौरान उनके साथ जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और प्राचार्य संगीता अनेजा भी मौजूद रहीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों और तीमारदारों से बातचीत करी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में मेडिकल कॉलेज में अभी भी 400 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं, तो वहीं जनपद में मरने वालों की संख्या 50 के ऊपर पहुंच गई है। तरीके से वायरल फीवर का कहर जारी है फिरोजाबाद में। मैं इस वक्त खड़ा हूं सोसैया अस्पताल पर। यहाँ पर प्रत्येक दिन किसी न किसी का आवागमन है, जिसके चलते आज यहाँ पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार भी पहुंचे हुए हैं और अंदर सोसैया अस्पताल का पूरा जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ मौजूद इस वक्त जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह और साथ में यहाँ की प्राचार्य संगीता अनेजा भी मौजूद है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके की खामियां निकल के आती है और किस तरीके का एक्शन फिरोजाबाद सोसैया अस्पताल पर लिया जाता है। कैमरा पर्सन देवान शर्मा के साथ दीपक भारद्वाज, जनता टीवी, फिरोजाबाद। तो वहीं वायरल बुखार को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग भदौरिया का कहना है कि सरकार सिर्फ जाति धर्म की राजनीति में व्यस्त है, बच्चों के बुखार पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इतनी निष्ठुर, निर्दयी और कठोर हो चुकी है कि लगातार यहाँ पे बुखार से, डेंगू से बच्चों की मौतें हो रही है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। वो जाति धर्म की राजनीति में व्यस्त है, वो यहाँ पे नफरत की राजनीति में व्यस्त है। वो चाहती है डिवाइड एंड रूल, कैसे हम समाज के अंदर डिवाइड करें और सत्ता मिल जाए। जनता की चिंता नहीं है। बच्चों के लिए लोग यहाँ पे कतार लगी है हॉस्पिटलों के सामने, कोई गोदी में लेके अपने बच्चे को भाग रहा है, कोई कंधे पे लाद के अपने बच्चे को भाग रहा है। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके बारे में सरकार को चिंता नहीं। सरकार को सत्ता की चिंता है। कमाल है भाई। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 सितंबर तक इनको बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यह आदेश बढ़ते कोरोना वायरस और डेंगू के खतरे को लेकर जारी किया है। फैसले के तहत प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया कि 3 से 6 साल तक के मासूम बच्चों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, ढील न बरती जाए। साथ ही विभाग की ओर से सभी जिला अधिकारियों और जिला प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई और सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जया सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। जया, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? 15 सितंबर तक जो है वो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बंद रहेंगे और दूसरी तरफ दिनेश शर्मा ने आज वाराणसी में बयान दिया कि स्कूलों को बंद रखने पर भी हम विचार कर सकते हैं अगर स्थितियां असामान्य होती हैं तो। जी पूजा, उत्तर प्रदेश के बाल पुष्टाहार जो निदेशक हैं सारिका मोहन ने आदेश जारी किया है और सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया गया और जिला प्रशासन जिम्मेदारों को भी कहा गया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर और कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर ये खास करके आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि आंगनबाड़ी 15 सितंबर तक बंद रखे जाएं और जो वितरण की जो प्रक्रिया थी वो डोर टू डोर की जाएगी और साथ ही जो 3 चरणों में कॉलेज स्कूल खोले गए थे कक्षा 1 से 12 तक के, वो भी हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि स्कूलों को भी बंद कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए जया।
तो बेहद बड़ी खबर है ये अपने आप में। आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। सरकार की तरफ से सीधे निर्देश हैं कि 3 साल से लेकर के 6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। दूसरी तरफ वाराणसी पहुंचे दिनेश शर्मा साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर खतरा असामान्य स्थिति में आता है तो स्कूलों को बंद करने पर विचार कर सकते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए जिक्र होगा देवभूमि का। जी हां, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने खटीमा से परिवर्तन रैली के जरिए अभियान का आगाज कर दिया। आज कांग्रेस की परिवर्तन रैली हल्द्वानी पहुंच रही है। हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की जनसभा का आयोजन हो रहा है। इस परिवर्तन रैली को किसानों की हुंकार बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के हाथ मजबूत करने की अपील की है। रावत ने कहा कि अगले साल राज्य में सरकार बनते ही कांग्रेस बेरोजगार, महिलाओं और कमजोर तबकों के उत्थान का काम करेगी। रैली में कांग्रेस के सभी दिग्गज एक मंच पर नजर आए, जिसके जरिए पार्टी के भीतर एकता का संदेश देने की भी कोशिश हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। योगेश हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? कब तक ये जो रैली है, परिवर्तन रैली पहुंच जाएगी हल्द्वानी? और सबसे बड़ी बात इस दौरान ये है कि एकता का संदेश देने की कोशिश हो रही है परिवर्तन रैली के जरिए। देखिए मुझे अब से कुछ ही देर में परिवर्तन रैली जो है हल्द्वानी पहुंच जाएगी, जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज, जिसमें बात करें चुनाव अध्यक्ष हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी बड़े दिग्गज नेता हल्द्वानी एक पर एकजुट होंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव बेहतर ठीक है और उससे पहले कहीं न कहीं जनता के बीच में जगह बनाने की कोशिश परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस कर रही है। क्योंकि लगातार जिन मुद्दों को लेकर, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस आक्रामक दिख रही है। खटीमा से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है, जिसमें जनता का भी कहीं न कहीं भरपूर समर्थन कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो लंबे समय से कांग्रेस के अंदर ये बात सामने आ रही है कि गुटबाजी में, अलग अलग गुटों में, धड़ों में बची हुई कांग्रेस, वो एकजुटता भी इस परिवर्तन यात्रा में साफ तौर से नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस की कोशिश है लगातार कि जनता के बीच में एकता का संदेश जाए और ये भी कोशिश है कि कहीं ना कहीं लोगों तक सरकार के विरोध के जो मुद्दे हैं वो भी पहुंच सकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सीएम आवास में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जनता मिलन कार्यक्रम में आए सभी लोगों की शिकायतों का पंजीकरण किया गया और उन्हें रजिस्टर में दर्ज भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी की शिकायतों को पूरी गंभीरता से सुना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया भी है और उसने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिखकर दिया है। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको सॉल्यूशन की ओर ले जाएं, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें और उनका सरलीकरण करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने कहा है, मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। जितने भी यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी का समाधान हो और सभी लोगों को जो है सहायता पहुंचे, राहत पहुंचे। नीति मलारी घाटी के निवासियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जोशीमठ मलारी हाईवे चौड़ीकरण के दौरान किए गए विस्फोट से नीति गांव से पहले काली मंदिर के पास पहाड़ी टूटकर सड़क पर आग गिरी। सड़क से भारत का अंतिम गांव नीति को भी जोड़ता है। यहीं से सेना आईटीबीपी भारत चीन सीमा पर जाती है। इससे नीति घाटी और सीमा क्षेत्र में आवाजाही ठप हो गई है। स्थानीय निवासियों ने निर्माण कंपनी के कार्यों की जांच की भी मांग करी है। आपको बता दें कि इन दिनों जोशीमठ मलारी हाईवे पर मलारी से नीति तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ये निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्माण कंपनी कर रही है।
गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना 84 दिन और क्रमिक अनशन 64 दिन से भी जारी है। अब 4 धामों के पुरोहितों के समर्थन में यमुनोत्री विधानसभा से कांग्रेस के नेता संजय डोभाल उतरे। संजय डोभाल ने देवस्थानम बोर्ड को काला कानून मानते हुए कहा कि सरकार ये काला कानून जो 4 धामों के पुरोहितों के ऊपर थोप रही है, ये निंदनीय है। साथ ही संजय डोभाल ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आती है, हम इस काले कानून को तुरंत हटा देंगे। संजय डोभाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के पास अभी भी थोड़ी सी बुद्धि बची है, तो इस काले कानून को हटा देना चाहिए। बोर्ड काला कानून जो हमारे पंडित पुरोहितों पे जो थोपा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम पंडा समाज के साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं। और मैं अपने सभी पंडा समाज को पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अगर कांग्रेस सरकार आई तो सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को हटा दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। डोईवाला कोतवाली अंतर्गत आपको बता दें कि लालतपड़ इंडस्ट्रीज एरिया में शनिवार दोपहर एक लिसा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची है। फैक्ट्री से धुआं और आग की लंबी लपटें देखकर दहशत में लोग आ गए। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति 11 सितंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट के 600 करोड़ की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैम्बर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना भी मौजूद रहेंगे। अगले दिन 12 सितंबर को कुछ और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उसी दिन वो वापस भी लौट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपनी कोई जमीन तलाशने की में जुटी हुई राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर से कांग्रेस नेताओं में जोश भरने का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए आज 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं को लखनऊ से आए वरिष्ठ नेताओं की ओर से जीत का मंत्र दिया गया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।